नमस्कार। मैं आईडी खजूरिया आज फिर आपके सामने कुछ बातें आपसे साझी करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड का वीडियो आपके सामने पहले रखा। ये अमेरिका में न्यूयॉर्क में इजरायली जो बाहर रहते हैं और कुछ अमेरिकन सिटीज़न मिलकर जुलूस निकाल रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि इंसानियत ये कहती है कि बेकसूर या छोटे बच्चों को या औरतों को जो फ़िलिस्तीन में पैलेस्टीन में जो इस वक्त जंग चल रही है उसमें जो टारगेट बनाया जा रहा है ये दरअसल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह का जुलूस लंदन में भी निकले और वही निकाल रहे हैं जिनके नाम पर हम ये कह रहे हैं कि इजरायली पैलेस्टीन को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, मार रहे हैं और उनको घर से बेघर कर रहे हैं। दरअसल इंसान कहीं भी हो, वो अगर वो इंसानियत से जीना चाह रहा है या जीना चाहता है, वो दूसरे के दर्द में शामिल हो जाता है। लेकिन जो हुकूमतें और पैसे कमाने वाली जो दुनिया में लॉबी है, जिसे कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट कहा जा रहा है, जिसका एक ही मकसद है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और उनका प्रॉफिट, उनका लाभ, उनकी पैसा तभी इकट्ठा होता है कि वो जनता को लड़ाते रहें, इंसानियत को लड़ाते रहें। दरअसल हम जिस पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं, ये पॉलिटिक्स का सवाल है, राजनीति का सवाल है। दरअसल एक राजनीति दुनिया में इस वक्त जो अग्रेसर है या दुनिया को जिसने काबू किया हुआ है, वो राजनीति है पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन and hatred among races, identities, regional communities, nations and within nations। उनका मकसद तभी पूरा होता है अगर वो टकराव को और नफरत को अपना हथियार बनाकर रखें। और ये बहुत से देशों में ऐसा हो रहा है, देशों के बीच भी और देशों के अंदर भी। मैं जो समझता हूँ, हम जो समझते हैं, जैसे पॉलिटिक्स को हम लेकर चले हैं, हम समझते हैं कि आज दुनिया में जो समझ का स्तर बढ़ा है, जिसे हम कहते हैं व्हाट वी थिंक वी हैव टू से, व्हाट वी से वी हैव टू डू। हम जो सोचते हैं और समझते हैं वो हमें कहना चाहिए और जो हम कहें वो करना चाहिए। आज जो समझ लग रही है समाज की, कुदरत की, प्रकृति की और उसके प्रकृति के जितने भी फिनोमेने हैं, प्रोसेस हैं, घटनाक्रम हैं, उसमें एक ही समझ लग रही है, एक ही दूरी लग रही है कि दरअसल डेवलपमेंट का लॉ कॉन्फेडरेशन है ही नहीं। चाहे वो इंसानी डेवलपमेंट है, चाहे वो पदार्थ की डेवलपमेंट है, चाहे वो आज विकास के तौर पर हमारी सहूलतों की डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट दरअसल इंटरेक्शन के तहत होती है। इंटरेक्शन जो है वो लगातार यूनिटी और स्ट्रगल के दरमियान चलता है कि कभी कभी दो वस्तुएं, दो चीज़ें, दो घटनाक्रम, दो प्रोसेसेस आपस में यूनिटी करके डेवलपमेंट करते हैं और कभी कभी वो स्ट्रगल करके डेवलपमेंट करते हैं। चाहे वो कुदरत का फिनोमेना ले लें हम, चाहे हम मशीनी युग का फिनोमेना ले लें, और उसमें हर आदमी का रोल है। जो ये कोई समझे कि जो बड़ा ऊंचा पैसे वाला हो चुका है दुनिया में, जो मालिक बन चुका है, 10 आदमी या 15 आदमी पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठे करके, ऐसा नहीं है। वो नहीं है सारा सब कुछ। एक छोटी सी कीड़ी जो है, छोटा सा यरासीम जो है, वो भी अपनी डेवलपमेंट का पूरा इंतजाम करता है। सर्दियों में कहाँ रहना है, छोटी छोटी गुफाएं कैसे बनानी है,
और गर्मियों में हमने अपने खाने का अनाज कैसे इकट्ठा करना है, वो लगातार लाइनें लगा लगा कर एक तरफ चलती रहती हैं। और वो हम अगर देखें तो वो अपने समाज को गठित करके उसका मुकाबला करती रहती हैं। और जो नेचुरल उनको चैलेंजेस भी आती हैं, उनको भी वो फेस करते हैं। चाहे वो चिड़िया है, चाहे छोटे परिंदे हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अपने बच्चे होते हैं, उनके लिए राशन इकट्ठा करते हैं, खाने की चीज़ें इकट्ठे करते हैं, जीव जंतु जो भी उनकी खुराक है वो करते हैं। इसी तरह इंसान भी इस जो कुदरत है, जो प्रकृति है, उसमें सबसे उच्च स्तर का कॉन्शियस रखता है, उच्च स्तर की, जो दूसरी प्रक्रियाओं में कम है। वैसे तो है, जानवरों में भी है, परिंदों में भी है, जीव जंतुओं में भी है, और जो ठोस चीजें हैं उनमें भी है। अट्रैक्शन रिपल्शन, एक धक्का दे रहा है, दूसरा खींच रहा है। और इसी तरह इंसान तो सबसे ऊंची कॉन्शियस लेकर आया है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। और उस डेवलपमेंट का फायदा जनता को मिले, सारी डेवलपमेंट का, उस डेवलपमेंट का फायदा कुदरत को दोबारा विकसित करने में, जिसको हम तबाह भी कर रहे हैं, उसे दोबारा विकसित करना मिले। उसके बजाय लालच की दुनिया और टकराव की शौकीन जो दुनिया है, थोड़ी सी दुनिया है, थोड़ी सी वो दरअसल लगातार इंसान को संकट में डाल रही है। आज ये जो दुनिया संकट में है, वो कुछ लोगों के हाथों की, कुछ लोगों के हाथों में दी हुई जो ताकत है वो हमें तबाह कर रही है। जिसने बंदूक से लेकर, तलवार से लेकर, हथौड़े से लेकर आज एटम और न्यूक डेवलप कर लिया है, और उसका डर लोगों के सर पर मंडरा रहा है, और फिर दूसरे का हक खाकर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल मैं इजराइल की स्टार्ट किया था। इजराइल की आप कहानी, अब बच्चे बच्चे के मुंह पर सच्चाई सामने आ चुकी है। ये ठीक है कि पहले पीढ़ी को पता नहीं था। आज से 70 साल पहले, 80 साल, 1948 में जब UNO 45 में बनी, तो उसका पहला काम जो किया गया था, उसने वो यहूदियों को बसाने का फैसला किया था। और वो ज़मीन उन्होंने फ़लस्तीन की देखी, और वहाँ पर कहा कि जो थोड़ी देर के लिए रहेंगे, और आस्ते आस्ते उसका नाजायज़ फ़ायदा लिया। वही 4-5 बिटो पावर्स ने अपनी लड़ाई को जिंदा रखने के लिए वहाँ हथियारों की दौड़ भी बढ़ाई, ट्रेंड भी किया, और उनको मार्शल कॉम गिना गिना कर उनको इतना सिर पर चढ़ा दिया कि उन्होंने दूसरे के हक खाना शुरू कर दिए, ज़मीनें छीन ली, उनका रहन सहन बदल दिया, और उनको बेघर करने के ऊपर तुल के आज जो अच्छे लोग हैं इजरायली, वो भी आज चिल्ला रहे हैं कि गलत हो रहा है। क्या पानी बंद करना, बिजली बंद कर देना, सेहत हॉस्पिटल बंद कर देना, ये कौन सा चार्टर है? UNO आज क्या बवंडी बनकर बैठ गई है? कहाँ है UNO, जिसने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ था कि हम दुनिया में अब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कोई जंग नहीं होने देंगे, हम पीस का माहौल बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स के चार्टर बनाएंगे, रेड क्रॉस के कानून बनाएंगे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के, कि कोई आदमी अगर दुश्मन भी मर जाए तो उसको भी दवाई देनी है, वो नहीं देखना कि जो दुश्मन है वो उसे मरीज समझकर या जख्मी समझकर करना है। वो कहाँ गए चार्टर सारे? आज 5 बिटो पावर ने वो अपंग कर दी है, लौंडी बन गई है वो UNO इन 5 बिटो पावर्स की। आज की इंसानियत मरती क्यों नहीं देखी जा रही है? जो भी UNO ने 45 के बाद सीरियस फैसले करने चाहिए थे, एक भी फैसला नहीं कर पाई वो, चाहे वो साउथ एशिया का है, चाहे वो पैलेस्टीन इजराइल का है, चाहे वो कहीं और अरब कंट्रीज़ का है, या कहीं और भी जहाँ कहीं भी लड़ाई पर थोड़ी सी पड़ती है, वहाँ पर तमाशा देखते हैं और वो बड़ी 5 बिटो पावर के हाथों में खेलते रहते हैं। ये शर्म की बात है। मैं आज गेटर्स जो UNO का सेक्रेटरी जनरल है, क्यों नहीं आज मीटिंग बुलाई जाती है जो सिक्योरिटी जनरल सिक्योरिटी की UNO सिक्योरिटी की काउंसिल की?
क्यों नहीं 5 बिट्टो पावर को पूछा जाता कि आप इतना पैसा लेकर यार एक छोटी सी कम्युनिटी है उसको संभाल नहीं सकते हो? लेकिन ऐसा करना ही नहीं चाहेंगे। यूएनओ भी खुद उनकी खिलाड़ी वो बनी हुई है, खिलौना बनी हुई है। और आज जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है उसका तमाशा जो दिखाई दे रहा है, और हमारा भारत जिसे इंडिया हम कहते हैं उसका जो मीडिया है, गोदी मीडिया, होटलों में बैठकर और ऐसी ऐसी कमेंट्री दे रहे हैं और नीचे गिरकर मैदान पर हाथ घास पकड़कर हम जैसे ऐसे होता है कि वही लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं जे बम छोड़ा हमास ने, जे इसरा आगे बढ़ गया, जो आगे बढ़ गया। ये सब प्रोपेगेंडा, दरअसल इलेक्शन, चुनाव और फिर गद्दी, फिर गद्दी, फिर गद्दी, मगर इसी के पीछे भाग रहे हैं। इंसानियत का कत्ल की, मरने का, पानी का, डॉक्टरी का, बिजली का, रोटी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा कि रोटी कहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है। हर जंग में बड़े बड़े चार्टर पास किए हुए उन्होंने, दस्तखत करवाए हैं मुल्कों से, लेकिन आज क्यों नहीं लागू हो रहे? मैं उन पर भी बड़ा हैरान परेशान हूं कि 1.5 साल से यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगी हुई है, वहां भी इंसान मर रहे हैं, लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखाई नहीं दी। बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट पैदा हो गए थे आज से 10 साल 15 साल पहले, ऐसे सोशल फोरम बन गए थे, बड़े बड़े सोशल फोरम, कोई बॉम्बे में, कहीं बेंगलोर में, कहीं देश से बाहर दुनिया के पैमाने पर लोग इकट्ठे होने लगे थे कि ऐसा लगता था कि दुनिया में एक बहुत ही इनकलाब आने वाला, ह्यूमनिस्ट लोग इकट्ठे होकर जो है सब बदल देंगे। और कई ऑर्गेनाइजेशनें बन गई कि अब पार्टियां सारी बदमाश बन गई हैं, पार्टियां सारी गलत हो गई हैं, अब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशनों को चलाएंगे और पार्टियों को हम ईमानदारी से चलाएंगे। कहाँ गए वो सारे? एक भी बैनर दुनिया में नहीं दिखाई दिया, हिंदुस्तान में जंतर मंत्र पे एक भी बैनर नहीं दिखाई दिया कि वी डोंट वार, वी डोंट विश वार, हम वार नहीं चाहते, वी वांट पीस। एक भी बैनर, एक भी जुलूस, एक भी मोमबत्तियां लेकर, एक भी प्रेयर नहीं हुई कि दुनिया में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, आओ इकट्ठे हो जाए। कहां गए वो साइंटिस्ट? बड़े एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट पैदा हो गए थे, हिंदुस्तान में भी हो गए, मैंने भी देखे। वो 1-2 की मीटिंग भी अटेंड की। हम समझते थे बड़े अब तो हमने पूरी दुनिया को जगा लेना है, लेक्चर सुने कि यूएनओ में हमने ये लेक्चर दिया, यूएनओ ने हमें ये टारगेट दिया, यूएनओ क्लाइमेट अब बदल गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, अब हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हमारे किसानों से मीटिंगें होनी चाहिए फलानी जगह। कहाँ गए वो सारे ड्रामे? इसका मतलब वो भी पैसे ले रहे थे यूएनओ की तरफ से, तभी तो मुंह बंद हो गया अब सबका, क्योंकि यूएनओ नहीं चाह रही, 5 बिट्टो पावर नहीं चाह रही कि दुनिया को में चैलेंज करने वाली कोई फोर्स उठे। एक बहाना था पहले उनके पास कि हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टियां सारी बदमाश होती हैं, वो पावर लेती हैं, और हम जो है बड़े दूध के दोए हुए हैं, हम बदल देंगे। अब कहाँ गए वो? पार्टियां ही बदल रही हैं सारे सिस्टम को, हर जगह इलेक्शन लड़ती है, वो बदल देती है, और फिर जब बदल देती हैं फिर कोई अच्छा कानून ले आती हैं। हमारे देश में हमने देखा है, कोई मनरेगा का कानून ले आते हैं, कोई और कोई कानून, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो हम बड़े खुश होते हैं कि ये हमारा राइट बन गया। दिया किसने ये राइट? बजाय इसके कि पॉलिटिक्स को ठीक तरीके से समझा जाए। पॉलिटिक्स इज अबव द लॉज ऑफ लैंड, पॉलिटिक्स डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। राजनीतिक नहीं बढ़ने दिया जा रहा है लोगों को, तमाम नौजवानों को अराजनीतिक कर दिया, नॉन पॉलिटिकल बना दिया। इन लोगों ने, खासकर मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आज पूरे तौर पर नंगा करना चाहता हूं, जो अपने आप को एनजीओ के नाम पर चलाते रहे, अपने आप को सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर चला रहे हैं, अपने आप को क्लाइमेट और नेचर को समझने के तौर पर, और लोगों को कह रहे हैं पॉलिटिक्स मत समझो। जब तक बच्चे को पॉलिटिक्स नहीं आएगी, ये दरअसल हो क्यों रहा है इजराइल में और पैलेस्टीन पर बम क्यों पड़ रहे हैं, हमास है क्या चीज़, हमास की नेचर क्या है, हमास क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, यूएनओ कहाँ फंसी हुई है, यूएनओ किसके कंट्रोल में है, पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है, ये हम नहीं समझाएंगे तो क्या दुनिया बदल जाएगी? ड्रामे बनाए हुए हैं सारे, सेमिनार कर दिया, कोई एक वीआईपी बुला दिया, कोई मिनिस्टर बुला लिया, कोई रिटायर्ड बुला लिया, कोई मौके का बुला लिया, और उससे एक ताली बजवाई और कहा कि पार्टियां खबर है ही नहीं कुछ रही, हम सब कुछ बदल देंगे। आज कहाँ गए वो? निकालो ना जुलूस है कि दिल्ली में मांगो पीस,
वर्ल्ड में पीस चाहिए हमें, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए इंडिया में। कितने लोग आज अंदर पड़े हुए हैं जुए पीए में के तहत, कौन क्यों नहीं बोलता कोई भी? कहाँ के वो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि हम सबसे बड़े हैं, हम दूसरे को तो साथ लेना नहीं चाह रहे हैं, अकेले ही बदल देंगे पूरे दुनिया को, प्रकृति हमारे हाथ में आ गई है। अब कहाँ के वो लोग सारे? आज दुनिया बच्चा बच्चा चिल्ला उठा है देश में, भारत में, इंडिया में। उसके डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म हो गए, उसके पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो गए, उसके ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दरअसल जे जानबूझकर पूरी दुनिया में, मैं अब हिंदुस्तान की सिर्फ बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में जे एक चर्चा चली, एक कंसेप्ट निकाला है दुनिया के ताकतों ने, जो 5 बड़ी पावरें थी, टू पावर जा उसके साथ जो दूसरे देशों के सारे वो हुक्मरान थे, उन्होंने एक तरीका निकाला कि इनको पहले पैसा दो, फिर एनजीओ बनाओ, और ये थोड़े थोड़े नारे लगाते रहेंगे कि हवा ख़राब हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, प्रकृति तबाह हो रही है, फलानी तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, और इसके बीच में बोलते रहे जहाँ अपना काम निकालो। और उन्होंने वो किया, पूरी वर्ल्ड अपनी कैप्चर कर ली है कुछ लोगों ने, और उनके यूएनओ उनकी लॉन्ड्री बनी हुई है। क्यों नहीं बनती यूएनओ डेमोक्रेटिक फेडरल? क्यों नहीं हर मुल्क को बराबर का अधिकार दिया जाता? 200 मुल्क है, अगर 150 मुल्क है, जितना भी उसके मेंबर पड़ते हैं, वो हर एक को बराबर का राइट दिया। वीटो पावर को खत्म करो, एक जनरल असेंबली बनाओ, डेमोक्रेटिक बहस हो दुनिया के बारे में, प्रकृति के बारे में, और डेमोक्रेटिक फैसले हों दुनिया के हर रोटी पानी बिजली कैसे देनी है लोगों को। आज दुनिया में चैलेंज जो है वो आज जो सामने है उसके लिए कभी बहस ही नहीं होती कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे है, क्लाइमेट चेंज कैसे है, पॉवर्टी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज हो रही है, हंगर पैदा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और आदिवासियों और छोटे जो वो काम करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल कुचला जा रहा है। इसलिए जो इजराइल पैलेस्टीन या यूक्रेन और रशिया, ये 2 जंगें दुनिया को बहुत बड़ी तीसरी जंग में बदल सकती है। और अगर बदल दिया गया, कॉरपोरेट सेक्टर तो चाह रहा है कि वो आबादी भी कम करना चाहता है, वो रिसोर्सेज पर और कब्जा करना चाहता है, वो तो अपने हक की बात कर रहा है, लेकिन हम कैसे इंसानियत को बचाएं, ये सवाल अब हमारे सामने है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो पैलेस्टीन के खिलाफ नाइंसाफी हो रही, क्योंकि वो जमीन उनकी थी, ये तो बाहर बाद में बैठाए गए वहां पर, और जब ऐसा हुआ तो फिर आस्ते 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 कब्जा करते करते उन्हें एक कोने पर धकेल दिया गया। हमास ने अगर स्टेप गलत उठाया, उसका टारगेट ठीक था कि पैलेस्टीन को अपना रहने की, बसने की, अपने राइट्स, डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स उसके मिलने चाहिए, लेकिन अगर उसने बंदूक का जवाब बंदूक से लेना और देना चाहा, वो गलत है। और इजराइल ने उससे भी ज्यादा गलत कर दिया कि एक गिरी हुई कम्युनिटी को हमास पर हमला हो तो बात ही अलग है, लेकिन जनता का पानी बंद कर देना, 3 चीजें तो लगा जीने की इंसान को जरूरत है जीवित रहने के लिए, ऊर्जा, पानी और हवा। अब तीनों चीजें बंद कर देंगे, एनर्जी भी उनकी बंद कर दी, बिजली भी उनकी बंद कर दी, इलाज कैसे होगा, एक्सरे कैसे होंगे, उनके टेस्ट कैसे होंगे, जो जख्मी भी हो गए होंगे। इसलिए इजराइल ने बहुत ज्यादा गलत किया। पैलेस्टीन का अपना हक बनता है, हमास ने अगर कोई सपोर्ट करनी थी तो उसने पब्लिक ओपिनियन बनानी चाहिए दुनिया में जाकर, और पब्लिक ओपिनियन बनाकर दुनिया को जगाना चाहिए कि पैलेस्टीन के साथ गलत हो रहा है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने तो 2 मिनट में कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े। पिछले 10 साल से इजराइल से दोस्ती बढ़ी है, हमें पता है कि इजराइल के लोग जहां पर ट्रेनिंग कराने भी आते हैं, इनको तो वो एक किस्म का भाई मिल गया।
लेकिन 5 दिन के बाद ही उनके फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, जो फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं, पॉलिसी तो हमारी पैलेस्टीन के साथ है, हम तो शुरू से रहे हैं, उनको अपना हक मिलना चाहिए। ये जो कन्फ्यूज़न है हमारी सरकार के बीच में, दरअसल ये भी कन्फ्यूज़न जो है वो फॉरेन पॉलिसी या इंटरनल पॉलिसी के तहत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टारगेट से है। इलेक्शन के टारगेट में फंस कर अपनी जो अक्ल है, अपनी जो समझ है, वो भी कम तर दिखाना एक बहुत बदकिस्मती की बात है। इसलिए जो जहाँ से मीडिया भी गया हुआ है, मीडिया ने अगर इतना ही कैंप लगाना था, मणिपुर में जाकर लगाते ना। एक बार देखते रहे कि एक होटल लेकर मणिपुर में सारा गोदी मीडिया बैठ गया है और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है कि कैसे कुकी के साथ हो रहा है, कैसा मतई के साथ हो रहा है, कैसे बफर जोन बना है, कैसे मिलिट्री काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। आप वहाँ नहीं पहुँचे। अप्रैल 23 के बाद की बात है, वो आज 6 महीने होने लगे हैं वो भी, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँचे, इजराइल जाकर चले गए और वहाँ से आंखों देखा हाल। ये दरअसल समझ की कमी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बुद्धिमत आए, आप इस समाज को सही मायने में समझें। जो नेचर की रियलिटी है, जो इंटरडिपेंडेंस है हमारी नेचर में, और नेचर के बनाए हुए जितने फिनोमेने हैं, पैदा हुए जितने फिनोमेने हैं इंसान के, तो उसमें इंसानियत में जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सब में इंटरडिपेंडेंस है। और वो इंटरडिपेंडेंस के तहत एक दूसरे को डेवलप कर रहे हैं। कोई दुश्मन नहीं है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, इंटरेक्शन है। थ्रू म्यूचुअल यूनिटी एंड थ्रू म्यूचुअल स्ट्रगल दे आर डेवलपिंग टू ईच अदर। और ये प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस में पॉलिटिक्स ऑफ पीस छुपी है। जो पीस की पॉलिटिक्स है वो डिमांड करती है, पॉलिटिक्स ऑफ पीस डिमांडिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड माइंडसेट्स of tolerance and coexistence. This is the natural reality. ये कुदरत की सच्चाई है कि भिन्नता में एकता है, और ये सारी भिन्नता एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है और एक दूसरे को विकास में मदद कर रही है और बढ़ा रही है। चाहे वो फैमिली यूनिट है हस्बैंड वाइफ का, चाहे वो फैमिली यूनिट है बच्चों और परिवार का, चाहे वो फैमिली यूनिट है परिवार पूरे दूसरे परिवार के साथ गांव का, चाहे वो गांव का कंसेप्ट है पूरे शहर से, और शहर का कंसेप्ट पूरे देश से, और देश पूरी दुनिया है। एक ही परिवार है। ये मैं नहीं कह रहा आज, मेरी समझ तो आज से 25 साल पहले ऐसी बनी थी। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, और 3 बार कह दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी ऊंची जगह से कहा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर कहा, अमेरिका में जाकर कहा, और फिर लाल किले की हमारी जो पवित्र जगह है जहाँ पर हम 15 अगस्त मनाते हैं, वहाँ पर कहा कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अगर फैमिली एक है, एक ही अर्थ पर हमारी फैमिली है, तो फिर इसमें एक दूसरे को दुश्मनी कैसे पैदा कर लेनी है। फिर मणिपुर में भी एक ही फैमिली है, और फिर दुनिया में इजराइल और पैलेस्टीन भी एक ही फैमिली है। हमारा रोल तो जो, अगर मैं समझता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये सच्चे मन से समझ लिया है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, फिर उनका रोल ही अलग बनता है कि वी वांट पॉलिटिक्स ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। आर्म्स सारे बैन कर देने चाहिए, डिस्ट्रॉय कर दो, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड गन्स एंड न्यूक्स शुड स्टॉप इमीडिएटली। विटो पावर खत्म होनी चाहिए। फेडरल में सब कंट्री को, अगर जनरल असेंबली को बराबर का राइट मिले, और फेडरल फैसले हो कि दुनिया को हमने कैसे बचाना है, नेचर को कैसे बचाना है, कैसे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को हमने कितनी खूबसूरत दुनिया देनी है। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि आज जो हमने बात की है वो एक ही इसका मॉरल निकलता है, एक ही इसका सबक निकलता है कि पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन और आज जंग की पॉलिटिक्स का कोई जगह नहीं रही है इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर। आज पीस की पॉलिटिक्स चाहिए, और पीस की पॉलिटिक्स में हम इंटरडिपेंडेंट हैं सारी दुनिया में, और इंटरडिपेंडेंस में हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को, डाइवर्सिटी को, कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंट मगर सह अस्तित्व और बर्दाश्त करके आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।